जय श्री कृष्ण साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। शीतकालीन छुट्टियों के बाद एक बार फिर हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आप सबके बीच शुरू है। साथियों, कोरोना वैक्सीन का निर्माण हो चुका है। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय CMER के द्वारा 2 ऐसी वैक्सीन को अनुमति दी जा चुकी है जो भारत में बहुत ही जल्द हम सबके बीच होगी और जिसके द्वारा सबसे पहले हमारे सुरक्षा में लगे मेडिकल स्टाफ, पुलिस और ऐसे कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना के दौरान जब कोरोना का बड़ा प्रकोप था उस समय मानव जनहितार्थ काम किया था, उन लोगों को पहले लगाया जाएगा ताकि उनके अंदर एंटीबॉडी का विकास हो सके और वो लोग स्वयं सुरक्षित हो सके। उसके बाद हम सबके बीच ही वैक्सीन पहुंचेगी। तब तक का जो समय है वो एक उम्मीद और किरण का बढ़ाई कहते हैं तो संभावना वाला समय है, क्योंकि दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2 मेडिसिन को एक साथ अनुमति दी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है, तो ये दोनों जो वैक्सीन है ये भारत में बहुत ही जल्द मेडिकल फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की जो स्वास्थ्य सेवाएं रहेगी, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल जहाँ पर भी गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था करेगी उसके माध्यम से लगेगी। और राज्य सरकार ने भी तब तक अपनी तैयारियों को देखते हुए 15 जनवरी तक विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग वगैरह को बंद रखने का आह्वान किया है। हमारे कई साथी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करते हैं कि गुरुजी यहाँ पर क्लास शुरू हो गई है, हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे। तो मेरा उनका कहने का निवेदन है कि जहाँ भी जा रहे हैं वो लोग एक बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार और प्रशासन अपनी तैयारी के अनुरूप हर प्रकार की मैसेज हमें देता रहा। और कई कहते हैं कि खाली स्कूलों से क्यों है। अरे भाई, स्कूलों से इसलिए कि आप और हम 6 से 8 घंटे तक विद्यालय में रहते हैं। फिर हमारा गीताधाम गुरुकुल जो परिसर है ये आवासीय विद्यालय की श्रेणी में आता है। मतलब हमारे यहाँ पर कम से कम 200 के लगभग बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो मतलब 24 घंटे 7 दिन यहीं पर सबको रहना है। तो ऐसे विद्यालय जहाँ पर बच्चे इस प्रकार से रहते हैं और नॉर्मल जहाँ बच्चे रहते भी नहीं है, 6 से 7 घंटे बच्चों का रहना, और उसमें से मान लो किसी एक बच्चे के पिताजी संक्रमित है, बच्चा संक्रमित हुआ और विद्यालय पूरा संक्रमित, तो मतलब एक बड़ी जटिल प्रक्रिया हो सकती है जिसको लेकर सरकार कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और जब सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती तो उसका रिस्क नहीं लेने का औचित्य है हम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, आप जैसी भविष्य की जो पीढ़ी है उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा। और इस प्रतिकूल समय में आप सबके लिए मददगार है ये हमारा गीताधाम गुरुकुल का यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को नियमित कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे ऐप भी आए हैं, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि फलाने ऐप हैं क्लासेस को लेकर मिले। आप भी अगर आप सक्षम है खरीदो, मैं ये नहीं कहता खुद खरीदो, और लेकिन उसका एडवांटेज फायदा होना चाहिए। नियमित रूप से ईयरफोन लगा के उस क्लास को सुनो। अब मैं एक बता देता हूँ कि 12th के बाद की जो एक शिक्षा होती है वो 100 अध्याय वाली शिक्षा होती है, वहां पर सेल्फ स्टडी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है बजाय स्कूली शिक्षा की तरह। तो आपके लिए एक समय है कि आप इस 10वीं कक्षा से स्वयं को सेल्फ स्टडी में तैयार करें। आपके विज्ञान की किताब में जितने चैप्टर है उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल सरल है, उनको आप पर्यावरण अध्ययन की तरह पढ़ सकते, जैसे जल प्रदूषण छोटे सी कक्षा से पढ़ते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण, यातायात के नियम, काफी सारे ऐसे हैं, ठीक है, जिनको आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते हैं। तो उन छोटे छोटे टॉपिक को तो आप रट लीजिए, शानदार तरीके से तैयार कर लीजिए। ऐसा हो जाएगा कि सर को नहीं याद है आपको याद है, तब तो आएगा काम का मजा। उन चीजों को अच्छे से याद कर लीजिए। 100% जब आप और हम मिलेंगे तो कई सारे टॉपिक, देखो मैं बता देता हूँ, जब भी स्कूल खुलेगी हमारे पास बहुत कम समय होगा। इतना समय नहीं होगा कि हम आपको कक्षा के अंदर जैसे नॉर्मल वे में सिलेबस करा देते वैसे सिलेबस करवाने। नॉर्मल वे में भी सिलेबस को कराने में हमें फटाफट जल्दबाजी होती थी, तो अब तो पूरा माहौल ही अलग है। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास बड़ा सिलेबस होगा, समय कम होगा। 24 घंटे पढ़े के साथ खेल कूद वगैरह सब कुछ, जितने पिछले 8 महीनों में खेला है वो सब हो गया। अब सिर्फ 5 महीने अगले पढ़े और उस पढ़ाई के दौरान ही आप अपना उच्च जो ज्ञान है उसको अर्जित करते हुए जो 10th के मार्क है उसको एक मार्कशीट के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मेरा ये उद्देश्य था आपको कुछ समझाऊं, और आपका कर्तव्य है कि आप कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करें और अपने अच्छे भविष्य के लिए कुछ स्वयं सफल प्रयास करें।
अब देखते हैं अनुमान सिद्धि को जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने मेंडल के दो नियम पढ़ लिए थे पहले, ठीक है, पृथक्करण का नियम पढ़ लिया था। अब तीसरा अंतिम नियम है मेंडल का स्वतंत्र अपवन का नियम। स्वतंत्र अपवन का नियम मतलब मेंडल ने अपने मटर के पौधे पर जब परीक्षण किए उसने बहुत समय लगाया था, 7 साल तक वो करता रहा था प्रयास, ठीक है। तो उसने छोटी छोटी बारीकियों को भी देखा था। तब मेंडल ने अलग अलग प्रकार से उसके लक्षण बताए थे। लक्षण की बात उसने कुछ और ऐसे बताए थे जो प्रभावित कर सकते हैं। तो मेंडल ने जब देखा कि कुछ पौधों के अंदर लक्षण देखे कि जिनके विपर्यासी लक्षण अलग अलग होते हैं और जो नई F1 पीढ़ी आती है वहां पर दोनों का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है, दोनों अपने अपने लक्षणों को लेकर स्वतंत्र होते हैं। तब मेंडल ने यह नियम दिया था। देखो क्या कहता है नियम क्या कहता है, सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्र अपवन का नियम। इस नियम में क्या बताया, इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले, विपर्यासी लक्षण का मतलब है कि लंबे पौधे, बौने पौधे, पीले गोलाकार, हरे झुर्रीदार, तो विपर्यासी लक्षण हो गए ना, ठीक है। तो 2 विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधी सी बात है, जब आप 2 विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण करवाते हैं तब जो F1 पीढ़ी आती है उस F1 पीढ़ी में जो लक्षण आपके सामने दिखते हैं उस लक्षण में आप देखते हैं कि एक दूसरे का किसी पर कोई प्रभाव नहीं है, अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। मतलब F1 पीढ़ी में लंबे पौधों का बौने पौधों के साथ संकरण करवाया तो देखा कि लंबा पौधा बौने पौधे पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं है। जितने लंबे हैं इतने बौने हैं, जितने हरे हैं इतने ही पीले हैं, जितने गोलाकार हैं इतने ही झुर्रीदार, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पौधे थे मटर के जिनके ऊपर विपर्यासी लक्षणों का संकरण कराया तो उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दोनों अपने अपने लक्षणों में बराबर थे। दोनों जैसे कि F1 पीढ़ी में पौधे भी मान लो 6 प्राप्त हुए, 5 नहीं फिर 6, तो 3 लंबे हो गए, 3 बौने हो गए, 3 पीले गोलाकार हो गए, तो 3 हरे झुर्रीदार हो गए। तो इस प्रकार मैंने लगा कि कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है और वो आगे की जो प्रक्रिया उसमें भी स्वतंत्र रूप से अपना व्यवहार दर्शाते हैं। इस नियम को, इस लक्षण को, इस बात को मेंडल ने स्वतंत्र अपवन का नियम बताया था। अब एग्जाम में आपको प्रश्न से पूछा जा सकता है कि मेंडल द्वारा बताए गए तीनों नियमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये एक निबंधात्मक प्रश्न 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मेंडल के 1 नंबर का आ गया, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम लिखिए, प्रश्न आ सकता है मेंडल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र अपवन के नियम को समझिए। तो उस समय आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर समझ होती है कि किस प्रकार मेंडल ने अपने नियम को बताया था, ठीक है। तो इस प्रकार मेंडल ने अपने नियम को, अब देखते हैं किताब में कुछ क्या दे रखा है, थोड़ा सा देखते हैं। उन्होंने उदाहरण के द्वारा बताया था तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम इसका उदाहरण लिखते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको आगे उदाहरण लिखाता हूं आपको, तो आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखते हैं उदाहरण के द्वारा कैसे। तो मैंने बताया कि यदि मटर के समहितोजी शब्द का जगह शब्द समझिए, समान लक्षण, समहितोजी पीले गोलाकार, कैसे, पीले गोलाकार, पीले गोलाकार, जिसे मेंडल ने नाम दिया था कैपिटल Y बाई कैपिटल R। ये कैपिटल Y बाई कैपिटल R, कैपिटल Y का मतलब क्या है, पीले, और कैपिटल R का मतलब क्या है, गोलाकार। यदि मटर के समहितोजी पीले गोलाकार बीज वाले पौधे का हरे झुर्रीदार इनको नाम दे दिया था स्मॉल y और स्मॉल r, ठीक है। हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों से, हरे झुर्रीदार
बीज वाले पौधों से, बीज वाले पौधों से संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। संकरण कराया जाता है तो F1 PDK संकरण कराया जाता है तो F1 PDK जो F1 PDK प्राप्त होती है उसमें क्या होता है देखो, तो F1 PDK सभी पौधे, F1 PDK सभी पौधे कैसे हो जाएंगे? सभी पौधे पीले गोलाकार, सभी पौधे पीले गोलाकार, पीले गोलाकार का आपको बताइए, ठीक है, पीले गोलाकार बीज वाले, पीले गोलाकार बीज वाले, पीले गोलाकार बीज वाले कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है, पीले गोलाकार बीज वाले प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। मतलब आपने सब हिकमजी पीले गोलाकार पौधों का, ठीक है, विषम पौधों का हरे झुड़ीदार, देखो ये भी सम हिकमजी क्योंकि दोनों समान है, ठीक है, हरे झुड़ीदार बीज वाले पौधों से संकरण करें तो F1 PDK जो प्राप्त हुई उसमें सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, पीले बीज वाले गोलाकार पौधे प्राप्त हुए। तो अब इन्होंने इस प्रकार इसको समझाया था। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार इनके बीच संकरण किया था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं समझने के लिए, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया पीले गोलाकार। अब कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पीले गोलाकार, इधर लिख रहा हूँ हरे झुड़ीदार, संकरण करवाया है, ठीक है, हरे झुड़ीदार, ठीक है। तो पीले गोलाकार कैसे थे? वाई वाई आर, हरे झुड़ीदार वाई वाई आर, ठीक है, ये थे। इन दोनों के बीच में मैंने कराया संकरण, तो जो मुझे पीली प्राप्त हुई ये वाई ये आर, ये वाई ये आर, ठीक है। तो जो पीली प्राप्त हुई वो पीली मुझे कैसे प्राप्त हुई? वाई वाई आर आर, ये F1 PDK क्या थी? F1 PDK, ठीक है, ये F1 PDK थी जो कैसे हो गई आपके पीले गोलाकार विषम हिकमजी, पीले गोलाकार विषम हिकमजी, विषम हिकमजी, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको PDK प्राप्त हुई। अब इसके बारे में आगे के लक्षण में हम पढ़ेंगे, लक्ष्य, इसका लक्षण प्रारूप और जनन प्रारूप वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि आपके इसका इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको इसका अच्छा नॉलेज भी रहना जरूरी है, ठीक है साथियों। तो आज जो आपको लिखाया है आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, और जब नेक्स्ट क्लास हम कल लेंगे तब हम पढ़ेंगे कि F1 PDK के बाद का संकरण F2 PDK में कैसे होता है, और स्वतंत्र अपवन का नियम और मेंडल कहां तक अपने आप को सीधे घोषित रखना है, ठीक है साथियों। तो कल तक के लिए जय श्री कृष्ण, सुरक्षित रहे, घर पर रहे और पढ़ाई करते रहे, मस्त तरीके से पढ़ते रहे। जय हिंद, धन्यवाद।